तो हेलो बउआ लोग, क्या हाल चाल। तो आज आपकी जो क्लास है वो आपकी इकोनॉमिक्स की थर्ड क्लास है। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, पहली और सेकंड वाली वीडियो, वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और नोट्स अपना प्रिपेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैं अब सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स में थोड़ा रीड करते हुए चलेंगे, चूँकि इकोनॉमिक्स है थियोरेटिकल पोर्शन है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ठीक है, तो थियोरी भी आपकी इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड से क्या समझते हैं? फॉरेन ट्रेड नाम से ही ये डिफाइन हो रहा है कि विदेश से आयात निर्यात यानी बिजनेस। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स, बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी of commodity production, trade and tariff pursued by a colonial government adversely affected the structure। यानी जो हमारा देश था भारत, ये बहुत पहले से ही ट्रेड में बहुत एक्टिव था। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। और जब कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी जो विदेशी आए, अंग्रेज आए, वो सभी हमारे देश के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थे उनको अपनी पॉलिसीज़ अडेप्ट करने के लिए बाधित किए और उससे हमारी देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो अफेक्टेड हुई। कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। कंसिक्वेंटली इंडिया बिकेम एन exporter of primary products such as raw silk, cotton wool, sugar, indigo, jute, etc। ये सभी चीज़ों का यानी प्राइमरी मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर मिट्टी का घड़ा बने तो उसके लिए पहले मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी जो होगी उसकी रॉ मटेरियल है एक घड़ा बनाने के लिए, एक सुराही बनाने के लिए। ठीक है, बिस्किट बनाना हो तो उसके लिए आटा या फिर मैदा, ये सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, कहीं भी समझ में ना आए या फिर कोई भी डाउट हो तो हो सके तो कमेंट में लिख देना ज़रूर। ठीक है, कोई दिक्कत हो कोई बात नहीं। तो आते हैं आपके टॉपिक पे। कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, हाँ, sugar, indigo, jute, etc. and an importer of finished goods, consumer goods like cotton, silk, woolen clothes, and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. For all practical purposes, Britain maintained a monopoly control over India's exports and imports। ठीक है, यानी हमारा जो देश था जब अंग्रेज़ आए और यहाँ पे राज करने लगे तो उस टाइम पे उन्होंने हमें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाया और ये सभी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करके वहाँ ब्रिटेन भेजते थे और ब्रिटेन से फिर उन सभी चीज़ों को वैल्यू ऐड करके, जैसे मिट्टी का घड़ा हो तो जैसे मिट्टी यहाँ से जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे जाकर वो घड़ा बनेगा, सुराही बनेगा, उसका नक्काशी होगा, उसको और सुंदर बनाया जाएगा और उसमें वैल्यू ऐड होगा, और तब जो कौड़ियों की दाम की मिट्टी है वो वहाँ से आएगी और यहाँ पे 100 में 150 में, मतलब अभी तो नहीं, अभी लेकिन उस टाइम पे नहीं, 1 रुपये 2 रुपये ऐसे करके वो बिकती थी। ठीक है, यानी रॉ मटेरियल हम लोग कौड़ियों वाली चीज़ यहाँ से भेजेंगे और वहाँ से अनमोल अनमोल चीज़ें बनकर आएंगी वहाँ से। ठीक है, तो हम लोग क्या हुए, तो पहले प्राइमरी एक्सपोर्टर हो गए, प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्टर, और उसके बाद से कंज्यूमर मार्केट हो गया इंडिया, और तभी से धीरे धीरे हमारे यहाँ कंज्यूमरिज्म आने लगा। यानी हम लोग सिर्फ
खुद से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि बाहर से जो प्रोड्यूस होकर आई हुई चीज़ें हैं वो सभी हम लोग कंज्यूम करेंगे। कपड़े हैं वहाँ के पहनेंगे, खाने हैं वहाँ के खाएंगे, कुछ चीज़ें यूज़ करनी है वो सभी बाहर से ही आएंगी। तो ऐसे ही करते करते उन्होंने हम लोगों को एक कंज्यूमर मार्केट बना दिया। As a result, more than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while rest was allowed with a few other countries like China, Ceylon, Sri Lanka and Persia। ब्रिटेन इंडिया से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जो फिनिश गुड्स थे वहाँ पे बेचने में रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था, और बाकी सभी जगह के ट्रेड, चाइना के या फिर ईरान के, वो सभी ट्रेड चालू थे। The opening of the Suez Canal further intensified British control over India's foreign trade। The opening of the Suez Canal further intensified British control over India's foreign trade। ठीक है, उसके बाद उसी ने, स्विस कनाल ने ही उसको, ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे उनका हमारे इकोनॉमी को लेकर क्या उनका इंटेंशन है ये पता लगाया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वॉज द जनरेशन ऑफ अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, बट the most important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of a large export surplus। ठीक है, but this surplus came at a huge cost of the country's economy। Several essential commodities, food, grains, clothes, kerosene etc. were scarcely available in the domestic market। यानी इनके टाइम पे जब ब्रिटिशर थे तो उस टाइम हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो प्राइमरी यूज़ की हैं वो सभी चीज़ें नहीं मिल पाती थी। तो हम लोगों के पास प्राइमरी यूज़ की भी जो चीज़ें थी वो भी अवेलेबल नहीं थी, वो सभी चीज़ें भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। ठीक है, ताकि यहाँ के जो रिसोर्सेज है उनसे ऑप्टिमम यूज़ लिया जा सके, उससे और ज़्यादा पैसा जनरेट किया जा सके। ठीक है यार, मेरे को भी ज़्यादा दिन हो गया ना पढ़े हुए, तो इसलिए मेरे से भी और थोड़ा बाहर से थोड़ा ऐसा है डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, रिवाइज मारेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग का काम है एक बार रीड अपने से खुद से ज़रूर करिएगा, जो समझ में आए उसको खुद के शब्दों में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, सिल्वर इनटू, अरे यार कहाँ पढ़ रहा था, फर्दर मोर these export surplus did not result in any flow of gold or silver to India। हमारे यहाँ जो चीज़ें थी उन सभी चीज़ों का एक्सपोर्ट सरप्लस था हमारे पास। एक्सपोर्ट सरप्लस यानी क्या होता है, एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है, तो एक्सपोर्ट सरप्लस ये हुआ कि देखो, सरप्लस मीन्स बढ़ोतरी और डेफिसिट मीन्स हानि। ठीक है, मतलब सरप्लस मीन्स एक तरह से मान लो कि फ़ायदा है हम लोगों का, और डेफिसिट यानी हम लोगों का घाटा है। ठीक है, अब देखो ये हुआ इम्पोर्ट, ठीक है, इसको इम्पोर्ट और इसको एक्सपोर्ट। तो हमारे पास जब इम्पोर्ट यानी हम लोगों का पैसा जा रहा है और एक्सपोर्ट यानी
हम लोग का पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इससे पैसा जाएगा कैसे? इंपोर्ट जब हम लोग कर रहे हैं तो पैसा जाएगा कैसे? सामान आएगा बाहर से और यहाँ से पैसा जाएगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट मतलब क्या? यहाँ से सामान जाएगा और बाहर से पैसा आएगा, ठीक है। तो बाहर से जब पैसा आया यानी हमारा इनकम हुआ, और जब हमारा पैसा गया यानी खर्च हुआ। तो ये जो खर्च है यानी इंपोर्ट किए तो खर्च किए, और जो एक्सपोर्ट यानी इनकम किए, तो हमारे पास इनकम के लिए ज़्यादा चीज़ें थीं। प्राइमरी रॉ मटेरियल्स हमारे यहाँ ज़्यादा थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा चीज़ें होती थी, एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से ज़्यादा चीज़ें होती थी, इंपोर्ट बाहर से कम ही चीज़ें होती थी उनके इतने प्रयास के बावजूद। लेकिन जो सरप्लस अमाउंट था यानी जो हम लोग बाहर भेजे सामान और वहाँ से पैसा आया बाहर से, तो हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम बचा, तो उस इनकम का हम लोगों के पास यूज़ भी नहीं हो पाता था। वो सभी पैसे ये सभी टैक्स के रूप में ले लेते थे, ठीक है। Furthermore, this export surplus did not result in any flow of gold or silver into India। यानी ये सभी चीज़ें गोल्ड और सिल्वर के रूप में नहीं आती थी। अगर उस रूप में आए तो हमारे यहाँ ज़्यादा सरप्लस होगा और वैल्यूएबल सरप्लस होगा। और बाहर से मान लो समझो बाहर से पैसे ही आए, लेकिन ज़्यादा अब यहाँ से इंपोर्ट हुआ, सपोज़ करो कहीं से सामान इंपोर्ट हुआ, 100 गुड्स यानी 100 यूनिट इंपोर्ट किए। ऐसे समझो कि 100 बिस्किट इंपोर्ट किए और 200 बिस्किट बेचे, लेकिन ये 100 बिस्किट हम लोग 5 रुपये के रेट पे इंपोर्ट किए और बेचे 200 यूनिट उसके आधे रेट पे या फिर आधे से भी कम रेट पे, यानी कौड़ियों के भाव में। तो इस सरप्लस का क्या मतलब हुआ? इसका कोई फ़ायदा है इस सरप्लस का जो हम यहाँ से भेज रहे हैं? अब ये वाला जो इंपोर्ट है इसमें हम लोगों का 500 रुपया खर्च हुआ, लेकिन 100 यूनिट ही आया। अब यहाँ से जब एक्सपोर्ट किए तो एक्सपोर्ट करते टाइम हम 200 यूनिट एक्सपोर्ट किए और एक्सपोर्ट का जो वैल्यू था वो 2 रुपये था। तो यानी 200 रुपये एक्सपोर्ट 200 यूनिट एक्सपोर्ट किए और 2 रुपये पे किए, तो यानी 400 रुपये आया ना। तो यहाँ पे 100 यूनिट इंपोर्ट करने पे और 200 यूनिट एक्सपोर्ट करने पे 100 रुपये का ही यूनिट वाइज 100 यूनिट का सरप्लस है, लेकिन पैसे के वाइज मॉनेटरी टर्म में 100 रुपये का घाटा है। तो ये कैसा सरप्लस हुआ? अगर इसके बिहाफ में हम लोग 100 यूनिट बिस्किट मंगाए 5 रुपये के रेट में, यानी 500 रुपये गया, और ये बिस्किट हम लोग अपना बिस्किट इसको हम लोग एक्सपोर्ट किए 6 रुपये के रेट में, तो यानी 200 अगर यूनिट एक्सपोर्ट किए तो हमारे पास 1200 रुपये आए, समझे। तो हमारे पास वैसा वैल्यूएबल चीज़ आता ही नहीं था। पहले जो ट्रेडिंग होती थी वो करेंसी में नहीं होती थी, वो चांदी के सिक्के, सोने, इसी सभी चीज़ों में ट्रेड होता था, ठीक है। अब तो वैल्यूएबल जब उसका दाम मिलेगा ही नहीं, वैल्यूएबल दाम मिलेगा ही नहीं, तो ये कैसा एक्सपोर्ट हुआ? हमारे पास सरप्लस होते हुए भी, एक्सपोर्ट का सरप्लस होते हुए भी हम घाटे में हैं, उसका हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है। तो यही हमारा हाल था उस टाइम, ब्रिटिश के टाइम पे, ठीक है। Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain। और जो पैसे आते थे उन सभी पैसों को उन्हीं सब चीज़ों में यूज़ होता था, ठीक है। उन्हीं सब चीज़ों में यूज़ होता था जो ब्रिटेन के गवर्नमेंट के ऑफिसेज बनते थे, पार्लियामेंट बनते थे, या फिर कहीं गवर्नमेंट ऑफिसेज बनते थे, इन सभी चीज़ों का में यूज़ होता था, ठीक है। सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, एक्सपेंसेस ऑन वॉर अगेन फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, all of which led to the drain of Indian wealth।
बहुत सारी चीज़ें जो युद्ध में खर्चे होते थे या फिर और सभी खर्चे होते थे, फालतू के जो ब्रिटेन के खर्चे होने चाहिए, वो सभी खर्चे हमारे पैसे से होते थे। ठीक है, अगर उस चीज़ का वैल्यू भी मिल रहा है तो उस सभी चीज़ों को वहीं पे खर्च किया जाता था। ठीक है, उन सभी चीज़ों को हमारे देश के विकास के लिए नहीं खर्च किया जाता था, वो लोग अपने देश के विकास के लिए उस सबको खर्च करते थे। अब डेमोग्राफिक कंडीशन, हमारी जो थी डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, तो वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू सेंसस इन 1881. Though suffering from certain limitations, it revealed the unevenness in India's population growth. Subsequently, ये देखिए, ये ट्रेड विद द स्विस कनाल, trade through the Suez Canal. Suez Canal is an artificial waterway running from north to south across the Isthmus of Suez in the north eastern Egypt. ठीक है, ये मिस्र के तरफ से निकलने वाली ये जो है ये कनाल है, ये वाटर वे है, समुद्री रास्ता है। ठीक है, मिस्र के तरफ से निकलने वाली, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अपने से खुद से। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सिक्वेंटली एवरी 10 years सच सेंसस ऑपरेशंस वर कैरिड आउट। हर 10 साल में जो पॉपुलेशन सेंसस था ये कंडक्ट किया जाता था, हर 10 सालों में। बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, the second stage of transition began after 1921. However, neither of total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. 1921 के बाद जो हमारे यहाँ था, न उतना पॉपुलेशन हाई हुआ, न उतना जो ना ही उतना पॉपुलेशन था हमारे यहाँ, और ना ही और ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा बर्थ हो रहे थे, यानी पॉपुलेशन इंक्रीजिंग जो ग्रोथ था वो भी बहुत कम था, यानी बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे थे उस टाइम पे। द वेरियस सोशल डेवलपमेंट indicators were also not quite encouraging. The overall literacy level was less than 16%. यानी 100 लोगों में 16 लोग ही उस टाइम लिटरेट थे, यानी पढ़े लिखे थे। और पढ़े लिखों की, वैसे तो हमारे यहाँ के लोग बहुत ज्ञानी थे। ठीक है, इनकी लिटरेसी की जो डेफिनीशन है, वो लिटरेसी की डेफिनीशन वही है कि इनके हिसाब से आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, इनके स्कूलों में पढ़े हुए हैं कि नहीं, इनकी जो शिक्षा दी गई है, ये लोग जो शिक्षा दिए हैं वो आप पढ़े हैं कि नहीं। ये सब केवल नौकरशाही के रूप में ही उसी दिशा में हम लोग को सिखाते थे, हम लोगों को पढ़ाते थे। कभी भी अपना काम स्टार्ट करना या फिर जो विनिंग माइंडसेट होता है, विनिंग माइंडसेट का ये लोग पढ़ाई नहीं करवाते थे। इनकी जो स्कूल्स को इन लोगों ने मोड़ा, उस हिसाब से इसको कर्व किया कि ये अपना काम, ये सिर्फ स्लेव्स बना सकें। ठीक है, ये सिर्फ नौकर बना सके, मालिक नहीं बना सके, खुद के दम पे कुछ करने वाले नहीं बना सके। ठीक है, तो सिर्फ 100 में से 16 लोग ही यानी लिटरेट थे। Out of this, the female literacy level was at a negligible low of about 7%, यानी 7% भी नहीं थी फीमेल्स वहाँ पे लिटरेट। ठीक है, हमारे यहाँ उस टाइम पे 1921 के टाइम तक 7% औरतें भी साक्षर नहीं थीं। और हमारे यहाँ कितनी महान जो युवतियाँ हुई हैं वो सभी कितनी आगे तक पढ़ी थीं,
कितने ये शास्त्रार्थ किए थे, ठीक है। इनसे शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाली जो थी, क्या नाम था उनका, फिर गार्गी थी हमारे यहाँ, मैत्री थी, सत्यभामा तो जो कृष्ण जी की पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वो भी शास्त्रार्थ करती थी। फिर ये जो तुलसीदास के हाँ, सूरदास की जो पत्नी थी वो कितनी साक्षर थी। उसी टाइम पे तो उनका शादी हुआ था, शास्त्रार्थ के टाइम पे। उनका कहानी आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, बहुत अच्छी कहानी है वो। और ये कोई झूठ नहीं है, मतलब थोड़ी मोड़ी तो बना ही जाती है कहानी में, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें सच्चाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को उसमें मिलेंगी। एक बार सर्च करिएगा, उसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। ईदर अनअवेलेबल to large chunks of population or when available were highly inadequate. Consequently, water and airborne diseases were rampant and took a huge toll on life. No wonder the overall mortality rate was very high, and in that particularly the infant mortality rate was quite alarming. समझे, यानी उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरते थे, यानी जो डेथ रेट थी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बीमारियां होती थी, बहुत ज़्यादा। अब चूँकि लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, और जो हमारे यहाँ के जो एंशियंट लोग थे, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, और वो सब तो ख़त्म ही हो चुके होंगे। और नई चीज़ें सिखाने के लिए आगे वाली पीढ़ी को इन्होंने एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, गुरुकुल्स बंद कर दिए। कितने हज़ार गुरुकुल हमारे यहाँ चलते थे, लाखों गुरुकुल चलते थे, इन्होंने वो सभी गुरुकुल को बंद करवा दिया। तो सही शिक्षा, बीमारियों की शिक्षा, हाइजीन की शिक्षा वो कहाँ से मिलेगी? और ये सभी चीज़ ये लोग नहीं देना चाहते थे, ठीक है। अब ये लोग अपने हिसाब से वही शिक्षा देते थे जो इनके काम लायक हो आगे आने वाली जनरेशन्स को। तो वो सभी नई नई चीज़ें, जो नई नई बीमारियां हैं, या फिर जो बीमारियां हैं हाइजीन की, ये सभी चीज़ें वो लोग कैसे जानेंगे? तो इसी कारण से ज़्यादा से ज़्यादा डेथ रेट्स होती थी, ठीक है। अबाउट 218 पर 1000, यानी 1000 पे 218 लोग, यानी करीब पड़ा 21% लोग मर जाते थे, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दी प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 33 पर 1000, जो कि अभी की जो स्थिति है वो 1000 पे 33 लोग, यानी 3.33% है। और उस टाइम पे एक ही बार में 7 गुना ज़्यादा थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो वेरी लो, 32 ईयर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू दी प्रेजेंट 69 ईयर। अभी की जो हालत है वो औसत आयु है 69%, ठीक है। और उस टाइम पे 32, यानी 32 की एज में लोग मर जाते थे, और इस टाइम 69, यानी करीब करीब 70 की औसत अवधि है, ठीक है, आदमी के जीवन की। और उस टाइम पे 32 साल में ही ज़्यादातर लोगों की डेथ हो जाती थी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट of poverty at the time, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile of India's population of the time. ठीक है, यानी हमारे यहाँ चूँकि लिटरेट नहीं होंगे, यानी पढ़े लिखे नहीं होंगे, ज़्यादा बीमारियाँ होंगी, और बीमारियाँ होंगी तो खर्चे भी होंगे, तो और कमाई का कोई साधन नहीं होगा, तो धीरे धीरे गरीबी आएगी ही, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अब ये है आपकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी उनके क्या क्या काम होते थे, वो लोग कौन कौन से काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री,
and sectors showed little sign of change. The agricultural sector accounted for, यानी जो लोग थे वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री में एज अ वर्कर भेजे जाते थे। जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो लोग थे वो सभी ब्रिटिशर्स लोगों को, हमारे इंडियंस को वहाँ पे भेजते थे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में एज अ वर्कर। और जो लोग उनके हिसाब से पढ़े लिखे होंगे, उनकी स्कूलों में पढ़े होंगे, उन सभी को उनका सुपरवाइज़र या फिर थोड़ा अपर लेवल पे पोस्ट दिया जाता था। और यहीं से स्टार्ट हुआ नौकरीशाही का, समझे, यहीं से स्टार्ट हुआ नौकरीशाही का। और यहाँ से जो अब सभी लोग जब इंडस्ट्रीज़ में चले जाएंगे तो एग्रीकल्चर में आएगा कौन? तो यहीं से स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर का पतन। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री धीरे धीरे इसी कारण से डाउन हुई और इंपोर्ट और बढ़ा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, यानी खाने वाली चीज़ों का। द लार्जेस्ट शेयर The largest share of workforce, which usually remained at a high of 70 to 75%, while the manufacturing and the service sector accounted for only 10 and 15 to 20% respectively। यानी 100 में से 70 से 75 लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे और करीब 15 से 20 लोग ही सर्विस सेक्टर में थे, ठीक है। अनदर striking aspect was the growing regional variation। और दूसरा एस्पेक्ट ये था कि रीजनल वेरिएशन यानी अलग अलग जगहों का बदलाव। पार्ट्स ऑफ द 10 मद्रास प्रेसिडेंसी comprising areas of the present day state of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka। Comprising areas of the present day states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka। Bombay and Bengal witnessed a decline in the dependence of the workforce on the agricultural sector। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ कहाँ भेजे जाते थे? तो मद्रास प्रेसिडेंसी कंप्राइजेज एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे। ये जो सभी अलग अलग राज्य अभी बने हुए हैं ये सभी। बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। यानी इन लोगों ने इन राज्यों ने, बॉम्बे और बंगाल, इन राज्यों ने ये देखा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है, हमारे जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अब कम आ रहे हैं और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा आ रहे हैं। और जो ये बंगाल था, ये बंगाल ये जूट फैक्ट्री, चटकल, ये सभी चीज़ों की फैक्ट्रीज़ का गढ़ था। ये बंगाल कपड़े के लिए भी फेमस था, ठीक है, कपड़े बनाने के लिए भी, कपड़े के रॉ मटेरियल्स, ये इन सभी चीज़ों के लिए भी फेमस था। तो जो इंडस्ट्रीज़ आई उस साइड में लगी, फिर ये जो बॉम्बे था ये बॉम्बे साइड भी भेजने लगे, इधर भी इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, उन लोगों ने लगाए, ठीक है। तो सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। Workforce on the agricultural sector with a commensurate increase in the manufacturing and the services sector। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में और ज़्यादा बूम आया, चूँकि एग्रीकल्चर से लोग गए और जाकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाकर वर्कर लगे, सुपरवाइज़र लगे, अपर स्टाफ लगे, लोअर स्टाफ लगे और सर्विस सेक्टर में लगे।
ठीक है। हाउ एवर देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन दी शेयर ऑफ वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन द स्टेट सच एज ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। तो यानी जो लोग थे एग्रीकल्चर में, अब एग्रीकल्चर में कौन लोग आएंगे, तो एग्रीकल्चर में वही वर्कफोर्स आने लगे जो उड़ीसा के थे, राजस्थान के थे और पंजाब के थे। इन लोगों ने एग्रीकल्चर का बीड़ा उठाया, ठीक है। However, there had been an increase in the share of workforce in the agriculture during the same time in state such as, अब यहाँ के लोगों ने सोचा कि अब एग्रीकल्चर के बूम के लिए अब पूरे देश में अनाज कौन उगाएगा, सारे राज्य के लोग तो यानी बिहार के, बंगाल के, महाराष्ट्र के, ये सभी जगहों के अलग अलग लोग जहाँ तहाँ भेजे जा रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। तो खेती कौन करेगा, तो खेती करने के लिए, चूँकि यहाँ पे एक और चीज़ है, राजस्थान और पंजाब यहाँ के जो राजा हुए या फिर यहाँ के जो योद्धा हुए, ये सभी लोगों ने ही अंग्रेज़ों को और मुगल्स को रोक के रखा था देश में आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ के लोग बहादुर थे उस टाइम पे, यहाँ के लोग, इनके जीन्स में भी उस टाइम पे बहादुरी थी। तो इस कारण से ये लोग वहाँ पे खेती के लिए, चूँकि अंग्रेज़ इनको फोर्स नहीं कर पाए कि आप लोग भी जाइए इंडस्ट्री के लिए, उन सबको बंधक बनाकर या फिर जैसे भी इंडस्ट्री की ओर मोड़ा नहीं, ठीक है। ये सभी लोग अपने स्वेच्छा से एग्रीकल्चर में आए और एग्रीकल्चर को धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगे, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द कॉलोनियल रिजीम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट्स, द टेलीग्राम डिड डेवलप। अब उसी टाइम पे रेलवे भी डेवलप हुआ, पोस्ट ऑफिस डेवलप हुआ और बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई। रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें उस टाइम पे डेवलप हुई। हालांकि ये सभी चीज़ें अंग्रेज़ों की ही बनवाई हुई चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें अंग्रेज, और केवल अपने लिए, हम लोगों के लिए नहीं, उन लोगों को अपना मैसेज भेजने के लिए कोई साधन नहीं था उस टाइम, टेलीफोन नहीं था, और जो तार भेजा जाता था, अगर किसी दूत को भेजें कि जाओ यहाँ पे मेरा संदेश, अब अंग्रेज के जो ऑफिसर थे वो एक चौकी यहाँ पे है, एक चौकी यहाँ पे है और एक चौकी यहाँ पे है, और इसका जो रास्ता है वो ऐसे है, ठीक है। अब एक चौकी यहाँ है, एक चौकी यहाँ है, और इसके लिए अब पहले ये चौकी का इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ भेजेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो इसके लिए अब एक ही दूत है, तो ये पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वो दूत यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इनको जो अपना मैसेज था वो पहुँचाने के लिए बहुत टाइम लगता था। तो इसी कारण से इन्होंने इंडिया पोस्ट का, पोस्ट ऑफिस लाने के लिए सुझाव लाया, ठीक है। तो इन्होंने ही पोस्ट ऑफिस इसलिए लाया कि अब ये जो पोस्ट है, अब यहाँ से निकलेंगे ये 4 डाकिया, ठीक है, और 4 चिट्ठी लेकर, एक जाएगा यहाँ, एक जाएगा यहाँ और एक जाएगा यहाँ। और ये सभी चीज़ें कैसे जुड़ी रहेंगी, तो पिन कोड के थ्रू जुड़ी रहेंगी, ठीक है। और जो पिन कोड्स की जो 6 डिजिट हैं, उनकी 6 डिजिट हैं, वो सभी कुछ नए नए चीज़ें डिफाइन करती हैं। एक नंबर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एक रीजन जो है वो एक एरिया को डिफाइन करता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक नंबर जो है वो राज्य को डिफाइन करता है, और एक नंबर जो है वो डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन करता है, और एक नंबर जो है उसमें वो ब्लॉक को डिसाइड करता है, और ब्लॉक डिसाइड करने के बाद वो फिर गांव डिसाइड करता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये सभी नंबर डिज़ाइन हुए हैं, जो 6 डिजिट होते हैं पिन कोड में। मुझे भी पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, तो अभी उतना याद नहीं है, लेकिन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। वो सभी डिजिट का जो 6 डिजिट होते हैं, उन सभी का अलग मतलब होता है। चलो आते हैं आपके टॉपिक पे।
थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग बाहर से भी जान रहे हैं, ठीक है। वैसे आपकी वीडियो जो है वो बहुत लंबी बन चुकी है, ठीक है। अभी मैंने देखा 35 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो बाकी जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है उस क्लास को देखिए, और लाइव क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और लिंक पे क्लिक कीजिए और लाइव क्लासेस इनरोल कीजिए करिए। और नहीं करनी है तो यूट्यूब पे आराम से फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आराम से दे रहे हैं आप लोगों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करिए ताकि और ज़्यादा बच्चे कॉमर्स लें, कॉमर्स से जुड़ें, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।